चकिया की डायन। एपिसोड 41। चौकी में सरपंच के साथ आए उनके बेटे कुलदीप को देख अभिमन्यु भड़क उठा और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि ये सरपंच का बेटा है। सरपंच और अभिमन्यु की तनातानी के बाद वो अपने बेटे के साथ वहां से चले गए। फिर अभिमन्यु ने दशरथ से कहा कि उसे एक बार फिर मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी गोदाम से उन साड़ियों का राज पता चल सकता है। दशरथ ने उसे आश्वस्त किया कि उसके मुजफ्फरपुर जाने की बात किसी को पता नहीं चलेगी। इसके बाद अभिमन्यु चौकी से निकल गया, लेकिन उसके मन में सरपंच की हरकतों को लेकर उथल-पुथल चल रही थी और मोतीराम की लाश का होलिका दहन में मिलना भी उसके लिए चिंता का विषय बन चुका था। शाम के करीब 7:30 बजे थे जब अभिमन्यु घर के मेन गेट से अंदर आया और उसके कदम खुद ब खुद प्रीति के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का घर हो। वो मेन दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाने ही वाला था कि उसके कदम ठिठक गए। वो रुका और सोचने लगा, मुझे घंटी बजाकर उससे पूछना चाहिए कि वो कैसी है या बात को जाने देना चाहिए। तभी अचानक दरवाजा खुला और अभिमन्यु के होश उड़ गए। उसने देखा कि आयुषी उसे फटी आंखों से घूर रही थी। अभिमन्यु ने संभलते हुए कहा, ये पूछने आया था कि आयुषी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, जी ठीक है, आराम कर रही है अपने कमरे में। अभिमन्यु ने झांक कर घर के अंदर देखने की कोशिश की, पर आयुषी को सामने घूरता देख वो हड़बड़ा गया। अभिमन्यु उसे कुछ भी पूछने से झिझक रहा था। आयुषी ने उसे दबे हुए लफ्जों में कहा, तुम खुद अंदर आकर उनसे मिलकर पूछ सकते हो वो कैसी है। ये कहकर आयुषी घर के अंदर चली गई। आयुषी का थोड़ा शांत व्यवहार उसे अचरज में डाल रहा था। आयुषी ने पहली बार उससे इतनी आराम से बात की थी। अभिमन्यु अभी भी बाहर दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि वो प्रीति से मिलने उसके कमरे तक जाए या नहीं। अभिमन्यु कुछ सोचकर प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अभिमन्यु को लगा शायद प्रीति ने सुना नहीं होगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कमरे में कोई नहीं था। अभिमन्यु हैरान रह गया। उसने सोचा प्रीति कहाँ गई होगी। वो कमरे से जाने ही वाला था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और नाइट सूट पहने प्रीति बाहर आई। वो उस नाइट सूट में ताजे फूल सी दिख रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सफेद पोल्का डॉट्स वाला नाइट सूट पहना था। उसका गुलाबी चेहरा दमक रहा था। अभिमन्यु उसका खिला रूप देखकर खो सा गया और उसके चेहरे को देखता रहा। प्रीति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभिमन्यु उसके कमरे में है। इससे अनजान वो बेड की तरफ बढ़ते हुए अभिमन्यु के पास से गुजरी, जो दरवाजे के पास खड़ा था। अचानक प्रीति को किसी के होने का आभास हुआ और डर के मारे उसकी जान हलक में अटक गई। वो झटके के साथ उस शख्स की तरफ मुड़ी और हड़बड़ाहट में अपना बैलेंस खो बैठी। इससे पहले कि वो गिर पड़ती, दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। प्रीति चीखी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने अभिमन्यु का चेहरा दिखा। खुद ब खुद उसकी बाहें अभिमन्यु के गले से लिपट गई
और उसने अभिमन्यु को कसकर बाहों में भर लिया। प्रीति ने घबरा कर कहा, एक पल के लिए मुझे लगा कि वो आदमी जो हमें मारना चाहता था वो यहाँ आ गया है। ये सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और नरमी से बोला, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता प्रीति, मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसकी उंगलियां खुद ब खुद उसके बाल संवारने लगी। प्रीति को उसकी बाहों में महफूज महसूस हो रहा था और एक पल के लिए वो उसके हाथों की गर्माहट में डूब गई। तभी अचानक किसी के गला खंखारने की आवाज सुनकर प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे से अलग हो गए और देखा आयुषी दरवाजे पर खड़ी उन्हें घूर रही थी। आयुषी तंज मारते हुए बोली, जब आपका कूची कूची हो जाए तो बाहर आ जाइएगा, खाना टेबल पर लग गया है। ये कहकर आयुषी दनाते हुए जोर से दरवाजा बंद करके कमरे से निकल गई। प्रीति बहुत झेप रही थी और अभिमन्यु से आंखें नहीं मिला पा रही थी। अभिमन्यु जानता था वो बेहद नाजुक पल था। उसने धीरे से प्रीति को उठाया, हालांकि दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। अभिमन्यु प्रीति को कमरे से बाहर ले गया और प्यार से बोला, आई एम सॉरी, मैं बार बार तुम्हें आयुषी के सामने ऐसे हालातों में डाल देता हूँ, पर मैं सच में देखना चाहता था तुम ठीक तो हो। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे के भाव बयान कर रहे थे कि वो कितनी शुक्रगुजार है। अभिमन्यु जल्दी से अपने घर चला गया। घर पर सरला देवी खाना बना रही थी। दीनदयाल एक साथ बहुत ज्यादा काम करके थके हुए मजदूर जैसा निढाल लग रहा था। सरला देवी ने उसकी खटिया खड़ी कर रखी थी, खुद महारानी की तरह बैठकर हुक्म चलाते हुए दीनदयाल से गधा मजदूरी का काम करवा रही थी। सरला देवी दीनदयाल से परेशान हो गई थी, क्योंकि प्याज काटते हुए वो बहुत धीरे धीरे हाथ चला रहा था। प्याज के तेज झार की वजह से दीनदयाल के आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला देवी ताना मारते हुए बोली, दीनदयाल, ऐसे तो सवेरा हो जाएगा और ये तड़का कभी नहीं लगेगा। दीनदयाल ने दुखी होकर कहा, इससे ज्यादा फास्ट काम मैं नहीं कर सकता मम्मी जी। ये सुनकर सरला देवी का पारा चढ़ गया और उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैडम जी कहो मुझे। दीनदयाल रोते हुए बोला, सॉरी मम्मी जी, मेरा मतलब है मैडम जी। सरला देवी ने उससे प्याज की प्लेट छीन ली और एक जबरदस्त छौंका लगा दिया, जिसका धुआं इतना तेज था कि पूरा कमरा मिर्ची और प्याज की तीखी झाड़ से भर गया। अभिमन्यु तभी अंदर आते ही खांस खांस के परेशान हो गया। सरला देवी ने चिल्लाकर दीनदयाल से ही अभिमन्यु के लिए पानी लाने को कहा। अभिमन्यु ने दीनदयाल का मायूस चेहरा देखा और समझ गया कि उसकी इस हालत के पीछे सरला देवी का ही हाथ था। उसने सोचा, अगर मैं अभी ये बात छेड़ूंगा तो मेरी माँ बात का बतंगड़ बना देगी, इसलिए इस मसले से सोच समझ कर निपटना पड़ेगा। अभिमन्यु ने कहा, अम्मा, क्या छौंका लगाया है, एकदम धमाकेदार। सरला देवी गर्व से बोली, धमाका ही तो हूँ मैं। दीनदयाल डरते हुए फुसफुसाया, ये धमाका नहीं, ये तो 1000 लड़ी का बम है। एक बार फटनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं। सरला देवी ने अपनी तेज नजरों से दीनदयाल के होंठ फड़कते हुए देख लिया और वो बोली, अब क्या बड़बड़ा रहा है, आकर खाना लगा जल्दी से। अभिमन्यु ने कहा, मैं लगा देता हूँ खाना, दीनदयाल सुबह से काम पर लगा है, थक गया होगा।
दीनदयाल ने एहसानमंद नजरों से अभिमन्यु को देखा। सरला देवी का मुंह बन गया। उन्हें अभिमन्यु का घर के काम में हाथ बटाना पसंद नहीं था। खाना खाते हुए अभिमन्यु ने सरला देवी की तारीफ करके उन्हें खुश कर दिया। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। सरला देवी के हाथों में जादू था। यहाँ तक कि दीनदयाल भी सारा दुख भूल गया था और तेजी से खाना ठूस रहा था। सरला देवी अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी और साथ ही कहती जा रही थी कि उनके लिए इस छोटे से घर में रहना मुश्किल हो रहा था। अभिमन्यु उन्हें भरपूर मक्खन लगा रहा था और कह रहा था कि दुनिया भर में उनके टक्कर का खाना कोई नहीं बना सकता। सरला देवी इतनी खुश थी कि अपने सारे गिले शिकवे भूल गई। खाने के बाद अभिमन्यु ने सरला देवी को बताया कि कल वो मुजफ्फरपुर जा रहा है। सरला देवी ने असमंजस में कहा, लेकिन क्यों? अभिमन्यु बोला, मुझे एक जरूरी काम है। सरला देवी तपाक से बोली, तो दीनदयाल क्यों नहीं जा सकता? मुजफ्फरपुर में तुम पर हमला हुआ था, इसलिए बेहतर होगा दीनदयाल जाए। उस पर कोई हमला नहीं करेगा। ये सुनकर दीनदयाल को बहुत बुरा लगा। अभिमन्यु उसका चेहरा देखकर फौरन बोला, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो तो असल में तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि कभी कभी भीड़ में मिल जाना और अलग से नजर ना आना अच्छा होता है। काश मैं भी ऐसा होता। दीनदयाल अब बेहतर महसूस कर रहा था और उसने कहा, मैडम जी ठीक कह रही है, मुझे ही मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। अभिमन्यु बोला, मैं दशरथ जी से इस बारे में बात करूंगा। उस रात जब अभिमन्यु और दीनदयाल छत पर अकेले थे, अभिमन्यु ने दीनदयाल को बताया कि वो मुजफ्फरपुर इसलिए जा रहा है ताकि वो गोदाम को अच्छी तरह जांच कर सके, जिसका पहले उसे मौका नहीं मिला था। दीनदयाल बोला, मैं आपके साथ चलूंगा सर जी, ताकि मैं आप पर कोई आंच न आने दूं और आपकी हिफाजत कर सकूं। अभिमन्यु ने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा। तुम्हें यहाँ मेरी माँ के साथ रहना है। मैं उन्हें एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्हें किसी भी हाल में पता नहीं लगना चाहिए कि प्रीति भी इसी घर में रहती है। दीनदयाल लगभग रुआंसा होता हुआ बोला, सर जी, आपकी अम्मा को संभालना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ हुक्म चलाना जानती है। अभिमन्यु बोला, मैं जानता हूँ और उन्हें झेलने के लिए तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई होता तो अब तक भाग चुका होता। अभिमन्यु की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि दीनदयाल का दिल पिघल गया और उसने कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा कि उसके मुजफ्फरपुर जाने की कानो कान खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। उसने जल्दी से पुलिस चौकी में हुए हादसे के बारे में दीनदयाल को बताया। दीनदयाल ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा ही होगा और किसी को उसके मुजफ्फरपुर जाने का पता नहीं चलेगा। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा कि वो सरला देवी को बलिया ले जाए और उन्हें इतना थका दे कि वो घर आते ही बिस्तर पर लुढ़क जाए। दीनदयाल ने अभिमन्यु से कहा, वो बेफिक्र होकर जाएं। उसके पास सरला देवी के लिए एक परफेक्ट प्लान है। जहाँ एक तरफ अभिमन्यु एक बार फिर मुजफ्फरपुर जाने की सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरपंच अपने घर में गुस्से से कुलदीप पर बरस रहे थे। तुम एक काम ढंग से नहीं कर पाए। फिर सरपंच ने कहा, अब अभिमन्यु का काम मैं अपने तरीके से तमाम करूंगा। मैं अपने आदमियों को अभिमन्यु के घर की निगरानी करने भेजूंगा। इस बार अभिमन्यु बच नहीं सकता। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी आंखों में खून उतर आया था। आखिर ऐसा क्या था कि सरपंच अभिमन्यु को मारना चाहते थे?
क्या अभिमन्यु इस बार मुजफ्फरपुर से सही सलामत वापस आ पाएगा? क्या करने वाले हैं अब सरपंच? क्या सरला देवी का सामना प्रीति से हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।